हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 केमिस्ट्री एक्सरसाइज 4 का इससे पहले आप लोग को मुख्य बिंदु लिखाया जा चुका है। मुख्य बिंदु में आप लोग को पढ़ाया होगा अनुसूत्र और संरचना सूत्र। संरचना सूत्र कैसे बनता है इसके बारे में पहले 6 वीडियो बनाकर आप लोग को दिखाया गया है, और जिसको भी प्रॉब्लम हो ये 6 वीडियो में आप आकर प्रश्न हमसे मिल सकते हैं, उसको फिर से समझा दिया जाएगा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 कार्बन के बारे में। इससे पहले आप लोग को बताया जाएगा कार्बन क्या है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है ना। इसकी संयोजकता क्या होती है? 4 होती है ना, 2 और 4। कार्बन के जो है इस संसार में बहुत मात्रा में पाया जाता है ना, और यह कि बहुत सारे तत्वों के साथ मिलकर बहुत सारे यौगिक बनाते हैं। इसका नाम पड़ गया कार्बन और यौगिक। अब इसमें क्या होता है, कार्बन जो है विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिसको हम लोग अपरूपता कहते हैं। आज उसी के संबंध में प्रश्न लिखाएंगे। लेकिन प्रश्न पहला, अपरूपता किसे कहते हैं? अपरूपता किसे कहते हैं? अपरूपता किसे कहते हैं? कार्बन के कितने अपरूप है? उदाहरण सहित लिखें। कार्बन के कितने अपरूप हैं? कार्बन के कितने अपरूप हैं उसके गुण सहित लिखें। ऐसे करके कार्बन के कितने अपरूप हैं उसके गुण सहित लिखें। गुण सहित लिखे। करेगा इसका उत्तर लिखिए। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध गुणों के साथ जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं। इस घटना को अपरूपता कहते हैं। और उस तत्व के विभिन्न रूप को अपरूप कहते हैं। फुल स्टॉप। कार्बन के मुख्य अपरूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। कार्बन के मुख्य अपरूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। कोई पूछेगा कि कार्बन में कितना अपरूप है, तब 2 ये मुख्य है, हीरा और ग्रेफाइट। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। अब हेडिंग से करके लिखिए हीरा, डायमंड, देखिए हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। फुल स्टॉप। यह कार्बन के परमाणुओं से बना है। कार्बन के परमाणुओं से बना है। फुल स्टॉप। इसकी संरचना नियमित चतुष्फलक होती हैं।
फुल स्टॉप। हीरा अब तक का ज्ञात, अब तक हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। कठोर पदार्थ है। इसमें 8 फलक होते हैं। इसमें 8 फलक होते हैं। फुल स्टॉप। इसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक उच्च होता है। फुल स्टॉप। काले रंग के हीरो को, काले रंग के हीरे को कार्बोनेडो या बोल्ट, कार्बोनेडो या बोल्ट कहते हैं। यह विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है। यह विद्युत तथा उष्मा का एवं विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है। फुल स्टॉप। इसकी माप कैरेट में होती है। इसकी माप कैरेट में होती है। फुल स्टॉप। हेडिंग चेंज। हीरा का उपयोग, हीरा का उपयोग कांच काटने में, हीरा का उपयोग कांच काटने में, पत्थरों में छेद करने में, कांच काटने में, पत्थरों को छेद करने में, कमा आभूषण बनाने में होता है। आभूषण बनाने में होता है। फुल स्टॉप। आप लोग देखे होंगे कि कोई भी जो शीशा काटता है ऐसे करके फीट रखता है, ऐसे करके एक बार खींचता है, अब पट सनी शीशा को तोड़ देता है। अच्छा। इसका मतलब हुआ कि उसके नोक पर जो होता है हीरा का अंश होता है, मात्र एक बूंद नहीं। वैसे करता है, खींचता है, क्योंकि हीरा सब दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको काटा जा सकता है। समझे ना? इसका अपवर्तनांक कुछ होता है, ये पूरा इसका गुण है। उष्मा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अब हेडिंग चेंज करके लिखिए ग्रेफाइट, GRAPHITE, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कितना समझिए? ग्रेफाइट कार्बन का, ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम, शुद्धतम एवं अस्थाई अपरूप है। शुद्धतम एवं अस्थाई अपरूप है। फुल स्टॉप। इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु, कार्बन, इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक परमाणु कॉमा कार्बन के 3, कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ, कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होते हैं, जिससे षटकोणीय जाल की परतें बनाते हैं, जिससे षटकोणीय जाल की परतें बनाते हैं।
फुल स्टॉप। इसके बीच का नहीं, पूरा स्टॉप। इसके बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है। इसके बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है, जिसके कारण यह चिकना एवं फिसलनशील होता है। फुल स्टॉप। ग्रेफाइट विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। फुल स्टॉप। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में एवं विद्युत संयंत्रों में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। फुल स्टॉप। ओके, कंप्लीट। प्रश्न नंबर लिखिए 2। प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे हम लोग। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताएं। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताएं। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताएं। इससे पहले आपको संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा भी लिखा चुके हैं। इसमें परिभाषा, उसके बाद हम बोले थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार होता है एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का 2 प्रकार होता है, एल्कीन और एल्काइन। सबका सूत्र वगैरह टोटल चीज लिखा चुके हैं और टोटल चीज पढ़ा चुके हैं। कम से कम लगभग 20 पेज पे 25 पेज तक गया होगा आपको। नहीं, 25 पेज गया, 37 पेज गया है ना। इसलिए आप लोग नहीं किए हैं, बहुत बेवकूफ़ी किए हैं, है ना। इसका खामियाजा आप लोगों को खुद भुगतना पड़ेगा। चलिए उत्तर लिखिए। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निम्नलिखित अंतर है। पेज को 2 भाग में बांटेंगे हम लोग। 5 पॉइंट लिखाएंगे। पेज को 2 भाग में बांटे। एक में लिखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा में लिखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पेज को 2 भाग में बांट दीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में पहला नंबर लिखिए। पहला नंबर लिखिए। संतृप्त में वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा
संतुष्ट रहती है, संतुष्ट रहती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त में लिखिए, असंतृप्त में लिखिए पहला नंबर, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए संतृप्त में दूसरा पॉइंट आप लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए संतृप्त में, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। असंतृप्त में लिखिए, ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। संतृप्त में दूसरा नंबर लिखिए, तीसरा नंबर, इसमें भी तीसरा, इसमें भी तीसरा लिखिए। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। असंतृप्त में लिखिए, असंतृप्त में लिखिए, इसमें द्विबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n और त्रिबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n-2, त्रिबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, -2 होता है। फुल स्टॉप। चौथा पॉइंट, संतृप्त में लिखिए, इसे एल्केन कहते हैं, इसे एल्केन कहते हैं। चौथा नंबर इसमें लिखिए, इसमें द्विबंध वाले को एल्कीन, इसमें द्विबंध वाले को एल्कीन एवं त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं। फुल स्टॉप। पांचवा पॉइंट दोनों में, इसका प्रथम सदस्य मीथेन है, इसका प्रथम सदस्य मीथेन है। असंतृप्त में 5वां नंबर लिखिए पॉइंट, इसमें द्विबंध वाले का
प्रथम सदस्य एथीन और त्रिबंध वाले का प्रथम सदस्य एथाइन है। फुल स्टॉप। प्रश्न नंबर 3 लिखिए। समावयवता क्या है? समावयवता क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। विभिन्न प्रकार की समावयवता का उदाहरण, समावयवता का उल्लेख उदाहरण के साथ करें। समावयवता क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। विभिन्न प्रकार की समावयवता का उल्लेख उदाहरण के साथ करें। तो लिखिए। ऐसे विभिन्न कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना, सूत्र एवं भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। और इस घटना को समावयवता कहते हैं। समावयवता कहते हैं। फुल स्टॉप। लिखिए। समावयवता दो प्रकार के होते हैं। पहला संरचनात्मक समावयवता, दूसरा त्रिविम समावयवता। हेडिंग लाइए। संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। हेडिंग चेंज करके संरचनात्मक समावयवता देकर तीर का निशान दीजिए। तो तीर का निशान दीजिए। संरचनात्मक समावयवता में कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित परमाणुओं एवं समूहों के विभिन्न प्रकार से
जुड़े होने के कारण जो समावयवता होती है उसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। जैसे C4H10, इसको क्या बोलते हैं? मेथ एथ प्रो C4 में सर ब्यूट हैं ब्यूटेन C4H10 CH3OH मिथेन एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल होता है ना, मिथिल एल्कोहल इत्यादि। मिथिल एल्कोहल को या मेथेनॉल भी कह सकते हो। मेथनॉल वही याद कर रहा था सर। मिथिल एल्कोहल या मेथेनॉल इत्यादि। हेडिंग चेंज करके दूसरा नंबर लिखिए। त्रिविम है ना, त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता निशान दीजिए। त्रिविम समावयवियों का, त्रिविम समावयवियों का संरचना सूत्र समान होता है, किंतु परमाणुओं एवं समूहों की व्यवस्था या विन्यास भिन्न होते हैं। जैसे ब्यूटीन C4H10H8 और ब्यूटाइन C4H6। नंबर 4 लिखिए आप लोग, लिखिए CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? इससे पहले आप लोग को हम बता दें, इसका उत्तर बताने से पहले इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होती है। अभी तक आप लोग मेथ एथ प्रो ब्यूट पढ़े होंगे। अगर कोई कहेगा कि मीथेन का बनाइए, मीथेन का बनाइए, तो मेथ का क्या होता है? CH4 होता है। मेथ का क्या होता है? CH4। अगर तुमको संरचना सूत्र कहेगा, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं ना। अगर इसी को कह दे इलेक्ट्रॉन बिंदु पर दिखाए, किस चीज पर? इलेक्ट्रॉन बिंदु। एक C ले लीजिएगा और एक लाइन जो देख रहा है, इसमें एक बंधन जो देख रहे हैं, इसको 2 बिंदु से सूचित किया जाता है। देख रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? देखो, इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु कहते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग? इसमें से ये इलेक्ट्रॉन बिंदु पर, समझे ना। अब जैसे आपको मेथ के बाद क्या होता है? एथ, तो एथ का होता है C2 2 2 4 2 6 नहीं 1
2 2 हुआ ना। और इसमें क्या करेंगे, क्या गो है, 6 गो है ना जी। तो इसमें हम लोग बिंदु डालते, क्या डालते हैं, लाइनिंग के जगह पर बिंदु, 1H 2H 3 4 5 6 हुआ। और इस टाइप से इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बिंदु बनेगा। तो कभी ये नहीं समझना कि सर हमको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु नहीं सीखा, समझे ना। ये आपको आसान होगा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु। जैसे हम लोग संरचना सूत्र अगर सीख गए तो उसी का क्या बना सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु बना सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, CO2 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु, नहीं हुआ। तो बताइए C कितना है, 1 और O कितना है, 2। कार्बन का कितना होता है, 4। ऑक्सीजन का कितना होता है जानते हो, संयोजकता 8। ऐसे परमाणु संख्या होता है इसका क्या कहते हैं, 8 होता है, संयोजकता 2 होता है, नहीं 6। तो ये क्या करता है, 2 इससे ग्रहण करता है, इसलिए होता है ना, 2 2 4 2 6। एक बिंदु, ठीक है, इस टाइप से बनाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 हुआ ना, ये 8 को बिंदु को गोल करना, समझे ना। इधर भी क्या करिएगा, 8 को बिंदु कटना नहीं चाहिए। इसके बीच में भी क्या करेंगे हम लोग, 8 को बिंदु को गोल करेंगे। ये आपका क्या हो गया, CO2 का संरचना बिंदु, ठीक है। प्रश्न नंबर लिखिए आप लोग, 5 नंबर प्रश्न लिखिए। सल्फर के 8 परमाणुओं से बने, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। सल्फर नहीं, सल्फर 8 लिखा हुआ है, तो हम लोग भी क्या बनाएंगे, 8 गो सल्फर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। सरकार भी तो बना सकते हैं, सरकार भी तो बना सकते हैं। कितना हुआ, 3 3 6 2। इस तरह से सर्कल बना के भी आप 8 को डिलीट करते हैं, है ना। अब सल्फर में टोटल डबल इसमें जोड़ेंगे हम लोग, बनाइए। इतना छोटा पॉइंट नहीं है कि दिखाई नहीं पड़े, 2 पर 2 नीचे 2 ऐसे में लगा दीजिए। ये सल्फर 8 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। ऐसे 2 आगे 2 पीछे करिए, 2 2 4 2 6 2 8। कुछ 8 को करके आपको लेना, गिनती करके 8 को फंसाना है। 2 2 4 2 6 2 8, सर्कल में 8। गिनती करके गिनती करके करोगे ना तो सही से बनेगा, नहीं तब बिंदु खुद छूट जाएगा। 2 4 6 8 2 6। ये आपको सल्फर 8 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु का संरचना।
पिछला वीडियो में मतलब कि 7 तारीख के वीडियो में आपको बताया गया था मैथ एक्सरसाइज 4.2 पेज नंबर 85 में कुछ सवाले बताए गए थे और कुछ दिया गया था बनाने के लिए, जिसमें से तीसरा का आप लोग को प्रश्न पूरा कंप्लीट कर चुके थे और उसमें कहे थे कि गुणनखंड करके इसको सॉल्व करके लाइएगा। बताइए तीसरा नंबर प्रश्न का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 27x माइनस 182 182 बराबर 0। ये आधा सवाल है, इससे पहले बताया जा चुका है, पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे तब इसमें समझ में आएगा। 2 नंबर 18 13 7 91 हमको 27 लाना है, 7 दूना 14 और 13 होगा ना जी। हाँ सर 14 14x प्लस 13 13x माइनस 600 माइनस x कॉमन लेंगे x माइनस 14 प्लस 13 कॉमन लेंगे x माइनस 14 x माइनस 40 माइनस x प्लस 13 बराबर 0। x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 40 माइनस x प्लस 13 बराबर 0 माइनस x बराबर माइनस 13 x बराबर 13 दोनों मान्य होगा जी सर। अतः संख्या बराबर संख्या 13 यदि कर देते ठीक है। यदि पहली संख्या बराबर 14 पहली संख्या 13 होगा सर। कोई बात नहीं, दूसरी संख्या इसमें लिखा नहीं ना है जी। 27 माइनस 13 कितना 27 माइनस 14 तो 13 दोनों मान्य है ना, दोनों मान्य है तो 13 14 कुछ भी मान सकते हैं। अगर किसी का आंसर पहले 13 आया था दूसरी संख्या 14, समझिए ना बात को। पॉइंट नंबर है x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। 182 का गुणनखंड करेंगे 13 7 91 हमको लाना है कितना 1, तो 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन आएगा x प्लस 14 13 कॉमन आएगा x प्लस 14 बराबर 0। 1 हो गया x प्लस 14, 1 हो गया x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 14, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। तो ये माइनस में आ गया, वर्ड प्रॉब्लम माइनस का कोई बात नहीं होता है, यह मान्य हो जाएगा। इसीलिए क्या माने थे पहली क्रमागत संख्या ना, पहली क्रमागत संख्या कितना होगा वो 13। दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 माने थे तो 13 प्लस 1 मतलब 14। 5वां नंबर प्रश्न है कब बोलिए समीकरण नंबर 5वां का x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 गुणनखंड करेंगे 60 का 15 3 5 15 x स्क्वायर हमको 7 लाना है नहीं 5 दूना 5 या 15 2 दूना 4 नहीं 3 दूना 6 दूना 12x प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0। x कॉमन आएगा और 5 कॉमन आएगा 0। x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 5 बराबर 0। ये अमान्य हो गया। हम क्या माने थे आधार ऊंचाई इसके आधार से 7 कीजिए तो आधार बराबर हो गया 12 cm और शीर्षलंब बराबर हो गया कितना माने थे बाबू 7 कम है ना 12 माइनस 7 कितना हो गया 5। अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इससे पहले मतलब 7 तारीख का वीडियो आप लोग जरूर देखें। 6 नंबर प्रश्न है इसका। एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है, तो कुल लागत 90 रुपया। इससे पहले आप लोग बनाए होंगे उदाहरण है ना, उसमें आपको दिया गया होगा। तो मान लेते हैं माना कि
एक दिन में एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर क्या मानेंगे? निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मानेंगे? x और नग की लागत कह रहा है क्वेश्चन कि बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है, तो दुगुना हो गया 2x और उसमें क्या मानेंगे? 3 रुपया। ठीक है, कुल लागत आपके बुक में दिया है, कुल लागत कितना दिया है? 90 रुपया। कुल लागत कितना है? 90 रुपया। x गुने 2x प्लस 3 बराबर 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 9 गुना x 180, 90 45 15 5। हमको कितना लाना है? 3। तो 5 तिया 15, 3 दूना 6 दूना 12, 2x स्क्वायर 15x माइनस 12x माइनस 90, यहाँ पर x कॉमन आएगा, 2x प्लस 15 माइनस कितना कम? 6 नहीं, 6 दूना 12 और 15 छके 90 बराबर 0, 2x प्लस 15 x माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0 माइनस 15 x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। ये आपका क्या हो गया? अमान्य। इसलिए एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर हो गया तुमको 6 नहीं, नग की लागत बराबर 2x है, तो 2 गुने 6 प्लस 3, 6 दूना 12 प्लस 3 तो कितना? 15 रुपया होगा ना। तो 15 छक्के 90। एक्सरसाइज 4.2 पेज नंबर पहले समझिए आप लोग, तो उतारिएगा। इसमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि से नहीं, मूल का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। अभी तक हम लोग पूर्ण वर्ग विधि नहीं जानते थे, है ना, लेकिन आपको जब दिसंबर में पढ़ाए होंगे तो आपको इसके बारे में बताया गया। 3 विधि होगा, एक डी विधि हो गया, द्विघाती सूत्र इसको कहते हैं, दूसरा गुणनखंड विधि हो गया, 2 भाग में बांट के, और तीसरा इसी सवाल को हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। कौन सा वर्ग विधि से? पूर्ण वर्ग विधि है। अब इसको बनाने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है, लेकिन इसको सीखना तो जरूरी है। अगर पूछ दिया आपको पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल सॉल्व कीजिए। गुणनखंड विधि और डी विधि तो बहुत आसान है, नहीं, ABC मान लीजिए या बीच वाला गुणनखंड कर दीजिए तो आपको बन जाएगा। देखिए थोड़ा पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा डिफरेंट है। अब क्या डिफरेंट है तो जरा देखिए। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, जिसमें x की मात्रा नहीं है, अचर है, चर नहीं है, क्या है? अचर है, तो +3 है, तो इधर क्या हो गया? -3। अब क्या करेंगे, जब इसके शुरू में जो भी अंक रहता है, जो भी नंबर रहता है, चाहे 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, कुछ भी रहे, एक इसके शुरू में, उससे क्या करेंगे, पूरे संख्या को भाग करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ 2 से क्या करने पर? भाग देने पर। अब कहेगा सर अपने मन से लिए नहीं, तो यहाँ 2 देखे, याद रखिएगा शुरू वाला। अगर 4 यहाँ पर आता था कितना से भाग करते हैं? 1 सर। 1 से नहीं, तो 1 से नहीं होगा, डायरेक्ट बन जाएगा। सर x रहेगा तो? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ शुरू में रहेगा, ऐसा पूर्ण वर्ग विधि रहेगा तब। अब पूर्ण वर्ग विधि नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पर 7x बटा कितना होगा? 2। सबके नीचे में क्या मार दिए? 2 मार दिए, 2 से 2 कट गया आपका, क्या बचा? x स्क्वायर। इतना ही कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब भाई आपको सूत्र याद होगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस b। इसको समझाने के लिए आपको अंडरलाइन किया गया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप बनाइएगा इस सवाल को तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए ये लिखा गया, इसके लिए इसको ब्रैकेट में डाल दिया गया। इसको फिलहाल पहला इस सवाल में उतार लीजिएगा, जब दूसरा तीसरा बनाइएगा तो बार बार इसको उतारने की जरूरत नहीं है।
अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पे इसको बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे? तो x यहाँ दिया हुआ है, तो x को क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। क्या मान लिए हम लोग? स्क्वायर कर दिए बाबू, माइनस 2 a के जगह पर तो क्या हो गया x, और b के जगह पर यहाँ मानेंगे 7/2, लेकिन 2 नहीं मानेंगे इसको हम लोग, जितना ये नीचे में रहेगा उसका दुगुना कर देंगे। कारण है कि अगर हम लोग 2 से 2 काटते हैं तो ये क्या हो जाता है 7x, जबकि ये क्या है 7/2, मतलब ऐसा मान रखेंगे जो इसका, अगर हम लोग इसके 2 के जगह पर क्या डाल देते हैं 4 डाल देते हैं तो 2 दूना 4, तो देखो वापस आ गया, कोई मूल परिवर्तन इसका नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाला जो भी कुछ रहेगा उसको क्या कर देंगे, अब कहेगा 100 नीचे में नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, तो नीचे में नहीं रहेगा तो 2 डाल दीजिएगा, क्या डाल दीजिएगा। अब ये हो गया 2, ये हो गया a, ये क्या हो गया b, अब क्या चाहिए b स्क्वायर, तो b के जगह पर क्या माने 7/4 हो गया, कंप्लीट हो गया। a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, नहीं अब जितना आपको यहाँ है ये तो एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि आपको ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा हो गया आपका, तो ये एक्स्ट्रा को हम लोग इस साइड जितना यहाँ पर लिखेंगे उतना ही इसको स्क्वायर डालकर इधर लिखा जाएगा, जितना यहाँ पर होगा लास्ट वाला में रहेगा वही चीज क्या देंगे यहाँ देंगे, और क्या बचा यहाँ पर माइनस 3/, है ना वाह। अब आइए ये पूरा को भूल जाएंगे, सिर्फ याद रखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x को याद रखेंगे और 7/4 को याद रखेंगे, तो 7/4 का क्या हो जाएगा 7×7 4 चौका माइनस 3/2, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, लघुत्तम क्या आएगा 16, 49 2 8 16 8 3 के 24। अब आइए आगे चले हम लोग प्रोसेस, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25 हो गया, ये होगा ना। अब ये जो स्क्वायर देख रहे हैं आप, ये इधर जाएगा, कहाँ इधर जाएगा, प्लस माइनस डाल के 5/4, ठीक है, रूट चढ़ जाएगा ना इधर, 25 बट्टा कितना हो जाएगा 16, प्लस माइनस डाल दीजिए, इसलिए कि एक प्लस में स्क्वायर में प्लस में भी आंसर निकल सकता है और माइनस में, तो x माइनस 7/4, 25 का वर्गमूल कितना होता है 16 का वर्गमूल, ऐसा भी हो सकता है कि वर्गमूल ना निकले तो इसको उसी तरह से छोड़ देंगे। अब इसको उठा के उधर ले जाइए, 7/4 क्या करिएगा लघुत्तम 4 7 प्लस माइनस 5। अब क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे प्लस में, एक बार क्या लिखेंगे माइनस, और एक बार क्या लिखेंगे माइनस, 7 5 12/4, 7 में से 5 गया, 4 3 1/2, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप इसको डी विधि से बनाइएगा और या तो गुणनखंड विधि तभी इसका आंसर, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसके आगे अगला वीडियो में बताया जाएगा, पहले इसको आप लोग ट्राई करके